हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह को में डीएसपी की हत्या मामले में पुलिस और माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो was mowed down by an overloaded truck. कानून तो है लेकिन कोरे कागज वाले कानून, जैसे कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 145। हमारे पास एक कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ है। हेलो नमस्कार, आज शुरुआत आपको मैं एक अच्छी खबर के साथ करता हूँ। हरियाणा सरकार ने एक पुलिस वाले के परिवार को 1 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है और साथ ही साथ में उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी। अब पुलिस वाले को ऐसा क्यों दिया गया, मतलब इस तरीके से पैसे बांटना, सरकारी नौकरी बांटना, ऐसा क्यों हुआ? ज़रा इसकी कहानी को अगर आप समझेंगे ना तो शायद आपकी रूह भी कांप जाएगी। ऐसा ही हुआ हरियाणा के अंदर, एक जिला है डिस्ट्रिक्ट है नुह, वहाँ पर खनन माफिया का इतना खौफ फैला हुआ है कि आम इंसान तो छोड़िए, पुलिस की भी उनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है किसी भी चीज़ का, और वो कोई भी हद तक जाने को तैयार रहता है। कौन? वहाँ के खनन माफिया। 19 जुलाई को सुबह 11 बजे हरियाणा के नूह जिले के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, अब डीएसपी रैंक का बंदा, जब उसको जानकारी मिली कि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में डंपर जो है वो अवैध रूप से इलीगल तरीके से पत्थर को खनन करके भर के जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको वहीं पर रोकने, उस कार्रवाई को करने के लिए अपने पुलिस साथियों के साथ में आगे बढ़े। हालांकि पूरा जाब्ता नहीं था उनके साथ में, पूरी फोर्स नहीं थी, और डीएसपी रैंक के लिए तो चाहते तो कुछ सिपाहियों को भेजकर भी ये काम करवा सकते थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, मुझे खुद को जाना चाहिए। तो ये ऑफिसर जो है, ये पुलिस ऑफिसर जो है वहाँ पर पहुँच गया। जैसे ही पुलिस को देखा तो वहाँ पे पहाड़ों पे खनन करने वाले जितने भी लोग थे वो इधर उधर भागने लगे। तो उसी समय एक डंपर का जो ड्राइवर था वो डंपर के अंदर चढ़ गया और लोडेड ट्रक को लेके भगाने लगा। जब डीएसपी की नज़र उस ट्रक पे पड़ी तो उन्होंने भी उसको रोकने की आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं रुका। तो वो फिर उसके ट्रक के आगे आगे खड़े हो गए, ये सोच के कि शायद इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि पुलिस वालों के सामने इस तरह की हरकत करेगा और पुलिस वाले के आगे गाड़ी लेकर आ जाएगा। लेकिन शायद यहीं पर वही डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी गलती कर बैठे। अब इनको गलती कहिए या फिर पुलिस की वर्दी के खौफ का खाक होते हुए अंजाम कहिए, मतलब अब पुलिस की वर्दी का शायद खौफ माफियाओं के अंदर नहीं है। अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन है वो भी आज के इस टॉपिक के अंदर बातचीत ज़रूर करेंगे। तो अब उस डंपर ड्राइवर ने बिना सोचे समझे 3 स्टार की यूनिफॉर्म पहने उस पुलिस अधिकारी के ऊपर से डंपर को चढ़ा दिया। इमीडिएटली वहीं पर सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई, डीएसपी की मौत होगी, या फिर यूं कहें कि पुलिस के डर की, पुलिस के खौफ की मौत हो गई। फिर वहाँ पर सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सारे जो लोग हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, इकट्ठे होने लगे और बातचीत करने लगे कि हम पूरी फोर्स, गृह मंत्री का कहना है कि हम पूरी पुलिस फोर्स है जो लगा देंगे, जरूरत पड़ेगी तो दूसरे जिले से पुलिस मंगवाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। सब कुछ हो रहा था। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन ऐसा थोड़े ना था कि ये जो चीज़ हुई है, ये घटना हुई, इसकी किसी को जानकारी ना थी, या फिर इस तरह की जो अवैध खनन चल रहा था इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे भारत में सिर्फ एक हरियाणा राज्य की बात नहीं की जाए, पूरे भारत की बात की जाए तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एक ऐसी संस्था है जो हमेशा इन चीज़ों के बिल्कुल विरुद्ध रहती है। वो कहती है कि नहीं, खनन करना पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। अब होता क्या है कि अगर आप ज़मीन में किसी भी चीज़ का खनन करते हो, चाहे बजरी की बात करें या स्टोन, पत्थर की बात की जाए या माइनिंग की बात की जाए, तो हर जगह पे होता ये है कि आप जितना खनन करते हो उतना वापस जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा नेचर है, उसको क्या करता है, रिप्रोड्यूस तो करता है, लेकिन उसको समय लगता है। अगर रिप्रोड्यूस करने से पहले ही आप उसको बार बार खनन करोगे तो क्या होगा, कहीं न कहीं वो चीज़ अपने आप में बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। उदाहरण में अगर मैं बजरी की बात करूँ तो बजरी कोई सोना चांदी नहीं है कि उसके खनन करने वालों का आप इस तरीके से उसके पीछे पड़े। ये कोई ड्रग तो ले नहीं रहे, ये कोई सोना चांदी का इलीगल व्यापार तो कर नहीं रहे, फिर क्यों इस तरीके से बजरी पत्थर की माफिया को, मतलब बजरी पत्थर के केस में इतनी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत होती है और इसके अंदर ही जो माफिया लोग होते हुए इतना इंटरेस्ट लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे घर, बिल्डिंग जो भी बनते हैं, क्या पता शायद उसके अंदर भी कहीं की जो आपके इलीगल तरीके से किया गया बजरी खनन, इलीगल तरीके से किए गए पत्थर खनन के पत्थर या बजरी लगी हुई हो।
कैसे? कानूनी तरीके से। हाँ, कई बार हमारा कानून भी इसके जिम्मेदार रहता है। कानूनी तरीके से इतनी अड़चनें लगा रखी हैं कि लीगल तरीके से कोई भी कार्रवाई करना आसान नहीं होता। अब मान लीजिए आप और मैं अगर इस बिज़नेस के अंदर, वैसे जैसे ये बजरी खनन का बिज़नेस हो गया या पत्थर के खनन का, माइनिंग का बिज़नेस हो गया, इसका लाइसेंस लेना चाहें तो इसकी जो प्रक्रिया है वो इतनी सख्त बना रखी है कि कोई इंसान इस तरीके में जाएगा नहीं और वो हमेशा इलीगल तरीके को ही अपनाने की कोशिश करेगा। मेरा ये स्टेटमेंट यहाँ पर बचाव नहीं है उन भू माफियाओं के लिए, लेकिन हाँ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कानून का तोड़ हर इंसान निकालने की कोशिश करता है, और ख़ासकर अगर ये तोड़ निकालने वाला इंसान अपराधी है तो फिर वहाँ पर कानून के धज्जियाँ उड़ते समय नहीं लगता है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी लाइसेंस किसी को दे दे, तो खासकर ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के इंसान को आपने लाइसेंस दे दिया तो उसको लाइसेंस तो दिया गया सपोज को 30% का, और वो रातों रात 100% उस ज़मीन को खोद डालेगा। जैसे नदी की जमीन बंजर जो बजरी होती है, नदी की जो रेत होती है, सैंड होती है, वो इसी तरीके से बहुत कीमती है और खोद डालते हैं। पता चलता है कि जिस नदी का रास्ता एक ज़माने में ऐसा था, लेफ्ट साइड का था, उसी नदी का रास्ता कुछ महीनों बाद में, जब खनन होने के बाद में, रास्ता बदल जाता है। खैर वापस मुद्दे पर आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर हरियाणा की जो घटना हुई है, घटना वाकई में अपने आप में बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि अब अपराधियों के अंदर पुलिस का जो खौफ है वो बिल्कुल ख़त्म है, जो हो चुका है। और कहीं न कहीं जब पुलिस के लिए खौफ नहीं रहा है तो फिर आम आदमी को कहाँ सुरक्षित माने। बात करते हैं जिम्मेदारी की। इनके लिए क्या ये सिर्फ अपराधियों की निडरता है? नहीं, इनके लिए हमारी पुलिस के साथ में हमारे कई पुलिस वाले, सारे पुलिस वालों की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कई ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते हैं, जैसे कि सुरेंद्र सिंह जी थे जो जाके उस डंपर वाले से भिड़ गए, लड़ गए, है ना। ये चाहते तो रिश्वत लेके मामले को खत्म कर देते ना। कहाँ पकड़ने की जरूरत है, कहाँ पर उनको निडरता दिखाने की जरूरत है? उनको पता नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो है ईमानदार पुलिस ऑफिसर का क्या हाल हो जाता है। ये स्टेटमेंट हमारे देश की गरिमा के प्रति अनादर का भाव प्रकट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये कहीं न कहीं एक पीड़ा है। आज एक पुलिस वाले को इस तरीके से डंपर वाला मार देता है, हत्या, उसका एनकाउंटर कर देता है। एक तरफ तो हम पुलिस को कहते हैं कि तुम अपराधियों के लिए एनकाउंटर नहीं करोगे, उसके लिए लॉ बना रहे हैं, और दूसरी तरफ भू माफिया, हमारी ही पुलिस जो हमारी रक्षा के लिए बनी है, उनको मार रहे हैं और उनके प्रति कोई कानून नहीं आना चाहिए। तो कहीं न कहीं इन भू माफियाओं को जो ये डर अपने आप में होता है वो कई चीज़ों से इफेक्ट होता है। अब डीएसपी सुरेंद्र सिंह की घटना अपने आप में पहली घटना नहीं है जब ऐसा कुछ हमारे देश में हुआ। उससे पहले भी ऐसी कई वारदात हो रखी है जहाँ पर इन भू माफियाओं ने, इन बजरी माफियाओं ने, खनन माफियाओं ने अधिकारियों को और पुलिस को अपने चपेटे में लिया है। अगर बात की जाए कानून की तो कुछ राज्य हैं जिन्होंने इसको लेकर इनिशिएटिव लिया है। जैसे बात करें अपन गुजरात की, तो गुजरात के अंदर एक गुजरात एंटी लॉ ग्रैबिंग बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है। वहाँ की जो सीएम है विजय रूपानी जी, उन्होंने इस 2020 के तहत जो है इस कानून के बारे में जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाने की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक वेबसाइट बनी हुई है www.jansunwai.up.nic.in, जहाँ पर आप इस तरह का, अगर आप कोई भू माफिया के विरुद्ध शिकायत करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन यही एस्पेक्ट अगर मैं कानून के नज़रिए से आपको बताऊं तो हमारे कानून में कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप भू माफियाओं के विरुद्ध कुछ भी एक्शन ले सकते हो। और वो कानून की जगह कौन कौन सी, वो आपको जनरली सिविल जगह मिलेगी, और एक आध ऐसी जगह जहाँ पर क्रिमिनल एंगल भी दे रखा है, जैसे कि CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 145। अगर लैंड वाटर का कोई डिस्प्यूट होता है तो आप वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इस बारे में सूचना दे सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो उस मैटर को वहाँ पर सॉल्व करवाए। लेकिन 145 CRPC जो है वो सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन है। उस मामले को सिविल कोर्ट में ले जाया जाएगा, सिविल कोर्ट में प्रॉपर्टी की ऑनरशिप इसकी रहती है, उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनल जजमेंट जो है, फाइनल डिसीजन जो है 145 CRPC का तय किया जाता है। हमारे पास एक कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जहाँ पर विनिर्दिष्ट पालना अधिनियम 1963 का एक कानून है। वहाँ पर सेक्शन 5 और 6 है जो प्रजेशन की रिकवरी, किसी भी जमीन के कब्जे को वापस रिकवर करने के बारे में बातचीत है जो करता है। तो अब ऐसे कानून बना रखे हैं। हमारे पास संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52 भी है जो कहता है कि अगर कोई मैटर पेंडिंग चल रहा है कोर्ट के अंदर तो उस प्रोसीडिंग को, उस जमीन को आप सेल वेल नहीं कर सकते। ये बात भी वहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो कानून तो है लेकिन कोरे कागज वाले कानून है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कोरे कागज वाले कानून है। बिना दांत वाले हाथी हैं, बिना दहाड़ वाले शेर है, और आप कह दीजिए बिना पानी वाला तालाब है।
जिसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन कानून के अंदर कोई सख्ती नहीं है। आज एक बात दिल से कहीं भी जो है पुलिस अधिकारियों की, पुलिस महकमे के लिए भी जरूर कहना चाहूँगा कि माफियाओं को इतनी भी इजाज़त हमें नहीं देनी है कि वो हमारे ही लोगों को इस तरीके से रौंद के मार डालें। आज किसी एक राज्य के, किसी एक जिले के डीएसपी की एनकाउंटर में हत्या नहीं हुई है, उसको मारा नहीं गया, कहीं कहीं पूरे पुलिस विभाग की इज्जत को मारा गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इस चीज़ को लेकर कितना आगे हमारी कार्रवाई होती है और क्या नया कानून आएगा। और साथ ही साथ में मैं माफ़ी चाहूँगा, शुरुआत के अंदर जब मैंने आपसे कहा ना कि आपको एक अच्छी खबर सुनाते हैं, खबर अच्छी नहीं थी, लेकिन उस खबर के असर को बताने के लिए ये कहना ज़रूरी था। सिर्फ एक पुलिस वाला जिसको मार दिया गया, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देकर या उसको एक सरकारी नौकरी देकर आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, बात को दबा नहीं सकते। ज़रूरत है एक बहुत ही सख्त और स्ट्रिक्ट कार्रवाई की, और वो स्ट्रिक्ट कार्रवाई तब हो पाएगी जब हमारे देश में एक सख्त कानून बने। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट जुडिशरी की और अपनी तैयारी को और भी साउंड और इफेक्टिव करना चाहते हैं लिंकिंग टेक्निक से, इमेजिनेशन टेक्निक से, सेक्शन पोस्टमार्टम करते हुए डायग्रामेटिक नोट्स बनाने के अप्रोच से, देन आई तनसुख पालीवाल हेयर आई इनवाइट यू ऑल ऑन द लिंकिंग रेगुलर बैच 3.0, जहां पर मैं और मेरी टीम जो है आपके मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, सारी जो सेगमेंट है जुडिशरी से जुड़े हुए उनको प्रिपेयर करवाते हैं। एंड वी एश्योर यू कि ये एक प्रैक्टिकल और यूनिक मेथड है जिसके जरिए हम लिंक करते हुए चीज़ों को समझते हैं। अब अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ में एक ऑफर भी है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। 20% ऑफ, जनरली 10% रहता है, 20% ऑफ आपको 17 से 22 जुलाई के बीच में अवेलेबल होगा। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप जुडिशरी लिंकिंग बैच के मेंबर बन सकते हैं। एंड वी ऑल विल बी वेटिंग फॉर यू सो दैट वी कैन क्रैक द जुडिशरी ईजिली। थैंक यू।